वैसे तो भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा इत्यादि आते रहते हैं, किंतु जलवायु और स्थलाकृतिक जनित आपदाओं में प्रमुख हैं बाढ़ और सूखा। हम लोगों ने भारतवर्ष के जलवायु तत्वों के क्षेत्रीय वितरण और स्थलाकृतियों के स्वरूप का अध्ययन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत का कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित है, जैसा कि इस मानचित्र में आप देख रहे हैं, और इसी के साथ ही भारत का पश्चिमी भाग सूखा से प्रभावित है। यह दोनों समस्याएं भारतीय कृषि को प्रतिवर्ष प्रभावित करती हैं और उसके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। आइए हम लोग देखते हैं कि बाढ़ की परिभाषा क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके क्षेत्र, इसके प्रकार और इसके प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाढ़ का अर्थ होता है जब वर्षा अधिक होती है और प्रवाह धीमा होता है, या कह लीजिए जब नदी के प्रवाह की क्षमता कम होती है लेकिन वर्षा का जल अधिक हो जाता है और जल कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसको बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ के दो स्वरूप होते हैं, एक तो फ्लैश फ्लड जिसमें तीव्र गति से जल प्रवाहित होता है, और दूसरा स्टैग्नेट वाटर अर्थात जल कुछ दिन तक वहाँ स्थिर रह जाता है, जिससे फसलों और बस्तियों तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों को क्षति होती है। हम देखते हैं कि बाढ़ का आयाम या मैग्नीट्यूड कितने कारकों से प्रभावित होता है, अर्थात बाढ़ को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की तीव्रता, अर्थात प्रति घंटे में कितनी तेज बारिश हुई यह बाढ़ को नियंत्रित करती है। अर्थात यदि अल्प समय में वर्षा की मात्रा अधिक है तो निश्चित रूप से प्रवाह धीमा होगा और वह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाएगा। दूसरा कारक है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा की अवधि। यदि वर्षा अल्पकालिक है तो वर्षा का जल प्रवाहित हो जाता है, बाढ़ से क्षेत्र बच जाता है, लेकिन वर्षा यदि लगातार कई दिनों तक होती रही, जैसे विशेष रूप से गंगा के मैदान में, तो वह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तीसरा कारक है ग्राउंड कंडीशन, भूमि की दशा। यदि सतह का ढाल धीमा है तो निश्चित रूप से पानी अस्थायी होगा, बाढ़ आएगी, लेकिन अगर ढाल तेज है तो निश्चित रूप से प्रवाहित हो जाएगा जल और बाढ़ का प्रभाव कम होगा, जैसे भारतवर्ष में हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार पर। चौथा कारण है इरोजन एंड सिल्टेशन, अपरदन और अवसादन, अर्थात यदि वहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं और वर्षा के जल से सतह, चट्टानों, मिट्टी का अपरदन तेज हो रहा है तो निश्चित रूप से वह सिल्ट नदी की घाटियों और निचले भूभाग में जमा हो जाएगा। जिस रास्ते से जल प्रवाहित होता है उस रास्ते या घाटी में सिल्टेशन होने से जल उसके किनारों पर जाएगा और ओवर बैंक से बाढ़ आएगी। आइए हम देखते हैं, यह सब कारक तो प्रभावित करते हैं बाढ़ के मैग्नीट्यूड या आयाम को, लेकिन बाढ़ के कुछ प्रमुख भौगोलिक और जलवायु कारक हैं, जिसमें पहला है हेवी डाउनपोर, अर्थात अचानक मूसलाधार वर्षा, जिसके कारण बाढ़ अस्थायी रूप से आती है और व्यापक क्षेत्र में आती है। दूसरा कारण है लैंडस्लाइड, विशेष रूप से हिमालय के पर्वतीय और प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर, जहां नरम मुलायम चट्टानें हैं। बरसात के समय में भूस्खलन होता है और वह भूस्खलित मलबा घाटियों में जमा हो जाता है, जिससे अवरोध के कारण बाढ़ आ जाती है। और इसी तरह से नदियों की घाटियों में छोटे छोटे प्राकृतिक अवरोधक या बांध बन जाते हैं, जिसके कारण जल अवरुद्ध हो जाता है और ऊपरी घाटी में बाढ़ आ जाती है। अगला कारक है सिल्टिंग ऑफ द रिवर बेड, अर्थात मैदानी भागों में नदियों की घाटी में लगातार अवसादन होते रहने से जल प्रवाहित न होकर किनारों पर फैल करके बस्तियों और कृषि योग्य भूमि पर फैल जाता है,
जो हानिकारक होता है। अगला कारण है ब्रीच ऑफ आर्टिफिशियल रिजर्वायर, विशेष रूप से कृत्रिम जलाशय जो प्रायद्वीपीय पठार पर बनाए जाते हैं हिमालय पर और विशेष रूप से गंगा के मैदान में, उनसे एकत्रित जल जलाशयों में फैल जाता है जिसके कारण बाढ़ आती है। और यह प्रायद्वीपीय पठार पर विशेष रूप से एक पर्यावरणीय मुद्दा है, जैसे बरकी जलाशय, सरदार सरोवर जलाशय या अन्य पठार की नदियों पर बनाए गए जलाशय उस क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनते हैं, जिससे वहाँ पर पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला कारक है डिफॉरेस्टेशन, वननाशन, विशेष रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठारी भाग में वनों की कटाई के फलस्वरूप वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी और चट्टानों को नहीं रोक पाते और वर्षा का जल उस मिट्टी को हटाकर निचले भागों में जमा कर देता है। जहाँ जल होना चाहिए वहाँ अवसादन, इसलिए बाढ़ आ जाती है। अगला कारक है कैनाल, नहर, विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब और हरियाणा में जहाँ नहरों का रेखा जाल है, वहाँ पर निश्चित रूप से नहरों के जल के बहाव के कारण भी बाढ़ आ जाती है। और नहर का स्तर सामान्य सतह से ऊंचा होता है, इसलिए वर्षा का जल नहरों के किनारे एकत्रित हो जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। और इसी तरह से रोड और रेलवे लाइन भी विशेष रूप से बाढ़ का कारण हैं। गंगा के मैदान में सामान्य रूप से रोड दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं और कुछ रोड पश्चिम से पूरब भी जाती हैं। इसी तरह से रेलवे लाइन की भी स्थिति है। और इस तरह से गंगा के मैदान का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब है, लेकिन रोड और रेल सामान्य सतह से ऊंची होती हैं, इसलिए पश्चिम से पूरब बहने वाला जल इन रोड और रेल के पश्चिमी किनारों पर कुछ दिनों तक रुक जाता है, बाढ़ आती है और इससे खरीफ की फसल विशेष रूप से ज्वार बाजरा नष्ट हो जाती हैं और बस्तियों को भी क्षति होती है। कभी कभी तेज़ बारिश के कारण रोड और रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पर भी ईस्ट कोस्ट रोड और रेलवे लाइन का विकास और पश्चिमी तटीय मैदान पर वेस्ट कोस्ट रोड और रेल तथा कोंकण रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। और भारतवर्ष में वर्षा के जल का प्रवाह सामान्य रूप से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, इसलिए पूर्वी तटीय रेल और रोड पश्चिम से पूरब बहने वाले जल को बाधित करती है और इस रेल और रोड के पश्चिम में बाढ़ आती है। इसी तरह से पश्चिमी तटीय मैदान पर कोंकण रेल भी स्थानीय और अल्पकालिक बाढ़ का कारण बनती है। इस तरह से यह मानवकृत स्थलाकृतियाँ अर्थात नहर, रोड, रेल बाढ़ के एक कारण हैं। इसी तरह से एम्बैंकमेंट भी बाढ़ का एक कारण है, अर्थात नदियों के किनारे बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते हैं। जैसे कोसी नदी के किनारे बनाया गया तटबंध भी बाढ़ का कारण है। इस तरह से भारतवर्ष में गंगा के मैदान में और पूर्वी तटीय मैदान में बनाए गए तटबंध भी यद्यपि बाढ़ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, किंतु उनसे बाढ़ आती भी है। अब आइए हम देखते हैं कि बाढ़ के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है नेचुरल फ्लड और दूसरा प्रकार है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक बाढ़ में विशेष रूप से निचला भाग जो गंगा का मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है, उसमें बाढ़ आती है, जिसमें विशेष रूप से आप देख रहे होंगे 3 स्तर में बाढ़ को बांटा गया है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल फ्लड, कृत्रिम फ्लड, मानवकृत बाढ़ भी है, जो विशेष रूप से हिमालय के पर्वतीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार पर आती है। हिमालय के पर्वतीय भाग पर बनाए गए बांध और जलाशयों के कारण स्थानीय रूप से बाढ़ आती है, जैसे टेहरी डैम। इसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार पर भी बनाए गए बांध, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बांध, हीराकुड बांध
और इसी तरह से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों पर और नर्मदा पर बनाए गए बांध और उनके जलाशयों से भी बाढ़ आती है, जो मानवकृत हैं, जिनका अध्ययन हम अलग से करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में करेंगे। और उसका 2 उद्देश्य होगा। एक तो प्रायद्वीपीय पठार की ये मानवकृत बाढ़ पुनर्वास की समस्या को जन्म देती है, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार पर आने वाले भूकंप इन्हीं बाढ़ के परिणाम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन मानवकृत जलाशयों को नम भूमि क्षेत्र डिक्लेयर कर और उसके मैनेजमेंट और विकास की भी बातें चल रही हैं। इस तरह से उसको हम एक अलग एपिसोड में देखेंगे। अब आइए हम लोग बाढ़ के 2 प्रकार देखने के बाद इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं इसको देखते हैं। सामान्य रूप से हम भारत के मानचित्र को देखें, इसके उत्तरी बृहद सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग और पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भागों में बाढ़ की तीव्रता और बारंबारता अधिक होती है, जबकि हिमालय का पर्वतीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार का भाग कड़ी चट्टानों और तेज ढाल के कारण बाढ़ से मुक्त रहता है। इस तरह से औसतन देखा जाए तो समूचे भारत के 1/8 क्षेत्र पर विशेष रूप से बाढ़ का प्रभाव रहता है, अर्थात भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ के अंतर्गत आता है। इस तरह से प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की फसल, जो कि विशेषतः खरीफ की फसल होती है, बाढ़ से प्रभावित होती है या कह लीजिए नष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बाढ़ के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता मिलती है, अर्थात मैदानी भाग में बाढ़ अधिक, पर्वतीय भाग में कम और पठारी भाग में बाढ़ कम होती है। मैदानी भाग में भी बाढ़ को 3 कैटेगरी या प्रदेशों में बांटा गया है। पहला वह क्षेत्र है जो नॉर्मली बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित होता है, जिसके अंतर्गत ये डॉटेड शेड है। और यहाँ आप देख रहे होंगे तो इन सब शेड में कोई न कोई नदी जरूर है, और नदियों के किनारे सिल्टिंग के फलस्वरूप जब प्रवाह की क्षमता कम हो जाती है तो जल किनारों पर चढ़ जाता है, और किनारे बनने वाली बस्तियां चाहे ग्रामीण हों चाहे नगरीय हों, उसमें जल प्रवेश कर बाढ़ का कारण बनता है। और इसी के साथ ही साथ नदियों के किनारे के भूदृश्य, विशेष रूप से सड़क, रेल, घर, बस्तियां भी प्रभावित होते हैं। अब आप बूझ सकते होंगे, समझ सकते होंगे कि यह कौन सी नदी है। निश्चित रूप से मैप में देखें तो सतलज और ब्यास नदियों का यह क्षेत्र है, जहाँ पर कि हरिके बैराज भी बनाया गया है। यह नदी कौन सी होगी? निश्चित रूप से यह यमुना होगी, यह गंगा होगी, यह काली होगी, यह घाघरा होगी, और यह गंडक होगी, यह कोसी होगी, यह तीस्ता होगी, और यह नदी ब्रह्मपुत्र होगी। इस तरह से जो चौड़ी नदियां हैं, गहरी नदियां हैं, विस्तृत जल प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं, उनके किनारे बाढ़ आती है। लेकिन मुख्य धारा यमुना और गंगा का मिलन संगम तीर्थराज प्रयाग से शुरू होता है, और उत्तर से आने वाली बिहार की नदियां इसमें जल में इजाफा करती हैं, जिससे बाढ़ क्षेत्र की चौड़ाई और उसका मैग्नीट्यूड उत्तरोत्तर पूरब की तरफ बढ़ता जाता है। और यहाँ पर मुर्शिदाबाद ज़िले में फरक्का बैराज बनाया गया है, और फरक्का बैराज के बाद फिर बाढ़ का प्रभाव बांग्लादेश पर हो जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके ऊपरी भाग में विशेष रूप से यह असम में सादिया के पास दिबांग, दिहांग, लोहित, तीरप, कपिली, धनसिरी अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में बाढ़ आती है, और माजुली आइलैंड को इस बाढ़ से अपरदन से खतरा है। लेकिन इसके और दक्षिण में मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां हैं, जो मोनार्नाक हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार के छोटा नागपुर चट्टानों या मेघालय पठार की चट्टानों का ही आगे बढ़ा हुआ अवशिष्ट भाग हैं।
वह बाढ़ से प्रभावित कम होता है, क्योंकि वह भाग मोनाडनाक हैं, ऊंचे हैं। लेकिन और निचली घाटी में, विशेष रूप से मेघालय के ठीक उत्तर में, यह भाग बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार समूचा उत्तरी मैदान पंजाब से और असम तक बाढ़ से प्रभावित होता है। और इसी तीव्रता की बाढ़ विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में भी है, जो अब DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन के पश्चात अब नियंत्रित है। और यहाँ पर उड़ीसा में महानदी के डेल्टाई भाग में भी सामान्य रूप से इसी तीव्रता की बाढ़ आती है। और पूर्वी तटीय मैदान पर गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले डेल्टाई भागों में भी बाढ़ की तीव्रता इतना ही रहती है। इस तरह से यह पूर्वी तटीय मैदान अधिक तीव्रता वाले बाढ़ से प्रभावित होता है। लेकिन इसी तरह से एक क्षेत्र कावेरी नदी के बेसिन में भी या कावेरी नदी की डेल्टा में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बना है, जिसका उत्तर आपके दिमाग में अस्पष्ट होगा। कारण है कि कावेरी नदी के डेल्टा में निचले भाग में बाढ़ ना आना। क्योंकि जैसे गोदावरी और कृष्णा के निचले भाग में बाढ़ आती है, उसी तरह से कावेरी के डेल्टा में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है, जिसका कारण है कावेरी नदी जल के लिए एक विवादित नदी है, जिसके जल के बंटवारे पर कर्नाटक और तमिलनाडु आपस में झगड़ते रहते हैं और विभिन्न बांध बनाए गए हैं। इसलिए उस जल का नहरों के द्वारा धान की 3 फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए कावेरी नदी के डेल्टा या निचले भाग में बाढ़ का यह सिंबल नहीं है, जो गोदावरी, कृष्णा और महानदी के डेल्टाई भाग में है। इस तरह से ये रहा बाढ़ की अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्र। अब हम देखते हैं रेड कलर का सिंबल बाढ़ के मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र में है। एरिया लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड, अर्थात जो लाल कलर दिखाया गया है, यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं हैं। अर्थात हर वर्ष यहाँ एक बार बाढ़ अवश्य आएगी, लेकिन नदियों के किनारे एक बार बाढ़ आई तो फिर पीछे हटकर फिर आती है, अर्थात उसकी बारंबारता, तीव्रता अधिक होती है। लेकिन इन भागों में बाढ़ की एक संभावना होती है, जिसका कारण है यहाँ पर मानवकृत भूदृश्य, अर्थात नहर, सड़क और रेलवे लाइन। इस तरह से ये भाग बाढ़ से औसतन प्रभावित होते हैं। तीसरा क्षेत्र है वह भाग जो कि बाढ़ से मुक्त है, अर्थात जहाँ पर ब्लैंक है, कोई शेड या सिंबल नहीं है, वह बाढ़ से मुक्त है, जिसके अंतर्गत हिमालय का भाग जहाँ का ढाल अधिक है और प्रायद्वीपीय पठार का भाग, यहाँ भी विभिन्न पहाड़ हैं, जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, गाविलगढ़, वेस्टर्न घाट, और इन पठारों का ढाल अधिक तेज है, पानी भी कम बरसता है, इसलिए यह क्षेत्र बाढ़ से मुक्त है। हाँ, यहाँ अगर बाढ़ आती है तो वह निश्चित रूप से मानवकृत जलाशयों से आती है, जो कि पुनर्वास की समस्या को जन्म देते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। इस तरह से बाढ़ के विभिन्न क्षेत्र हैं। भारतवर्ष के इस बाढ़ के मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि बाढ़ भारत में वहीं आती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, मनुष्य ने रेल, रोड और अन्य सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास अधिक किया है, और वहीं पर कृषि के लिए उपजाऊ जमीन भी अच्छी है। इस तरह से यह उत्तरी मैदान और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान बाढ़ से प्रभावित है, और इसके साथ ही साथ दिल्ली महानगर या केंद्र शासित क्षेत्र इसी भारत के उत्तरी बृहद मैदान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही है। इसीलिए भारतवर्ष में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद सन 1959 में बाढ़ के पूर्वानुमान की बात की गई, जो यमुना नदी में इस केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए की गई, और इस तरह से बाद में 147 बाढ़ मापन के केंद्र स्थापित किए गए। आज तो पूरा उत्तरी मैदान
पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में बाढ़ पूर्वानुमान के विभिन्न केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बाढ़ पूर्वानुमान और विशेष रूप से एक अलग वीडियो में देखेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपाय। लेकिन इस समय हम लोग भारतवर्ष में बाढ़ का क्षेत्रीय वितरण देख रहे हैं और इसमें पूर्वानुमान के प्रयास स्वतंत्रता के ठीक बाद शुरू किए गए। अब आइए हम देखते हैं कि इस बाढ़ का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, विशेष रूप से भारत के पर्यावरण और उनकी अर्थव्यवस्था पर। इसके प्रभाव को दो वर्ग में रखा जा सकता है। नंबर 1 पॉजिटिव, अर्थात बाढ़ का धनात्मक प्रभाव, अच्छा प्रभाव, और दूसरा नेगेटिव या इसका दुष्परिणाम। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट है, पहला प्रभाव है फर्टाइल एंड न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस रिच alluvial soil deposited on the खादर लाइंग एरियाज, अर्थात गंगा के मैदान और पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान में खादर भूमि पर प्रतिवर्ष बाढ़ के समय उपजाऊ पोषण युक्त और ह्यूमस युक्त जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हो जाता है, जो कृषि या फसलों के उत्पादन के लिए बेहतर होती है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जहाँ पर जल कुछ दिनों तक संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। बाढ़ क्षेत्र में वह जल धीरे धीरे पोरस चट्टानों से नीचे जाता है और भूमिगत जल युक्त हो जाता है, अर्थात जलभरों में जल पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, जो पेय और सिंचाई के लिए काम में आता है। डिस्पर्सल, तीसरा प्रभाव है डिस्पर्सल ऑफ सीड। पूरे गंगा के मैदान में जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर किसी एक किस्म के घास या वनस्पति के बीज का स्थानांतरण दूसरे जगह होता है। इस तरह से बीजों और वनस्पतियों का डिस्पर्सल भी बाढ़ के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इनरिच्ड, जैव विविधता में वृद्धि होती है, अर्थात बाढ़ के द्वारा जब पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जल भी पर्याप्त हो जाता है, तो जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रजाति के वनस्पतियों, वृक्षों, घासों और झाड़ियों का विकास होता है, जिसमें रहने वाले जीव जंतुओं की भी अधिकता होती है। इस प्रकार से बाढ़ आने से ये सब धनात्मक फायदे होते हैं। लेकिन बाढ़ को सामान्य रूप से प्राकृतिक विपदा के रूप में रखा जाता है, इसलिए उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप डैमेज। भारत में बाढ़ सामान्य रूप से जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में आती है। उस समय भारत के किसान खरीफ की फसल तैयार करते हैं और कई दिनों तक पानी रुक जाने से विशेष रूप से मोटे दाने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से खरीफ की सब्जियां भी नष्ट हो जाती हैं और उनके दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि तेज़ बाढ़ आने से रोड नष्ट हो जाती हैं, रेलवे लाइन भी कभी कभी डैमेज हो जाती है और बस्तियां, विशेष रूप से गांव के कच्चे मकान ढह जाते हैं और इस तरह से इनका नुकसान होता है। अगला दुष्प्रभाव होता है कि विशेष रूप से बाढ़ को रोकने के लिए लेवी और एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन बाढ़ के द्वारा ही वो सब नष्ट हो जाते हैं और गांव या अन्य सांस्कृतिक भूदृश्यों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे अपार धन जन की क्षति होती है। अगला पॉइंट है वाटर बॉर्न डिसीजेज स्प्रेड, अर्थात बाढ़ के पश्चात उस क्षेत्र में कुछ दलदली भूदृश्य हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पास पड़ोस के लोगों को प्रभावित करती हैं। इस तरह से बाढ़ के यह दुष्परिणाम है। यह रहा बाढ़ की परिभाषा, बाढ़ के मैग्नीट्यूड, उसका क्षेत्र और क्षेत्र में विशेष रूप से 3 कैटेगरी में विभाजन, बाढ़ के 2 प्रकार, जिसमें कृत्रिम बाढ़ को हम लोग अलग से पढ़ेंगे और बाढ़ का विशेष रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। यह रहा बाढ़ का प्राकृतिक स्वरूप भारतवर्ष में। लेकिन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारतवर्ष में क्या बाढ़ का पूर्वानुमान किया जा सकता है, इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या
उस बाढ़ के रोकथाम के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, इसको हम देखेंगे अगले 2 वीडियो में।